मुंबई, सपनों का शहर, जहां हर रोज लाखों की संख्या में लोग अपने सपने साकार करने आते हैं। सपना, नाम, पैसा, शोहरत, इन तीनों को कमाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, बॉलीवुड। इस इंडस्ट्री को लोग फेक मानते हैं, झूठे और नकली चेहरे। आइए दिखाते हैं आपको इस नकली इंडस्ट्री की एक असली और दिलचस्प कहानी। चलिए मैम, आपको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर, इट्स ओके, मैं कैब ले लूंगी। जब मेरे पास गाड़ी है तो कैब की क्या जरूरत है? आइए प्लीज। थैंक यू। चलिए बाहर आ जाइए, हम लोग सीबीआई से हैं। कट इट। ओके, पैक अप। हेलो, फोन क्यों उठा रही है? पहचाना क्या अपना आशिक को? शट अप। देखो, मुझे ऐसे फोन मत करना, मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी, समझे? क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? नो सर, ऑल ओके। चलो मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। आई विल ड्रॉप यू। ओके सर, थैंक यू। सीबीआई, चलिए बाहर निकले। वी आर फ्रॉम सीबीआई। जैसा आप अंदर ही बैठिए। चलिए चलिए। मौत के मुहाने पर खुद को खड़ा करने वाले ये शख्स रमेश सुमन थे। 80 के दशक के एक जाने माने अभिनेता और उसके बाद एक परफेक्ट प्रोड्यूसर डायरेक्टर के तौर पर बॉलीवुड में उनकी एक खास पहचान थी। उनका बेटा कार्तिक सुमन भी बॉलीवुड में बतौर एक्टर अपनी साख बना चुका था। बड़े पर्दे पर उसका उतरना हिट फिल्म की गारंटी थी। एक और खास वाकया रमेश सुमन से जुड़ा था और वो था उनके यहां सीबीआई का छापा। हालांकि उस छापे के बाद उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि रमेश सुमन ने खुदकुशी करने का खतरनाक फैसला ले लिया? क्या रमेश सुमन की परेशानी से उनका कोई ताल्लुक था? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमें 10 महीने पीछे लौटना होगा। तब जब रमेश ने अपने बेटे कार्तिक की फिल्म पंछी को प्रोड्यूस किया था और उन दिनों फिल्म पंछी का युद्ध स्तर पर प्रमोशन चल रहा था। कार्तिक जी, हमने सुना है कि जिस विदेशी अभिनेत्री ने आपके साथ फिल्म पंछी में काम किया है, आपका उनके साथ रोमांस चल रहा था। क्या ये बात सच है? क्या बकवास है, आप प्रेस वाले किसी को लेकर भी कोई भी कहानी गढ़ देते हैं। सर, आपका जो केस सीबीआई में चल रहा था उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, सुनने में आया है कि सबूतों के अभाव में आपको छोड़ा गया है, जबकि आपने मीडिया में ये फैलाया है कि आपको बाइज्जत बरी किया गया है। मुझे इस देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा यकीन है। कार्तिक सर, आपको क्या लगता है आपकी आने वाली फिल्म सक्सेसफुल होगी?
क्योंकि उसमें आपके पिता मिस्टर रमेश सुमन निर्माता हैं, डायरेक्टर नहीं। ये तो आप लोग और कार्तिक के फैंस ही डिसाइड करेंगे। तो क्या आप डायरेक्शन बिल्कुल नहीं करेंगे? आज के लिए वी हैव आंसर्ड मेनी क्वेश्चंस। सर एक सवाल। सर एक ऑटोग्राफ प्लीज। फिल्म इंडस्ट्री में कहा जाता है कि आप कुछ भी कर लें, चाहे जितना जोर लगा लें, लेकिन शुक्रवार को जनता का फैसला ही आपका भविष्य तय करता है। काफी प्रमोशंस के बावजूद कार्तिक सुमन को कोई फायदा नहीं हुआ। फिल्म को विदेश में शूट किया गया, एक विदेशी एक्ट्रेस को हीरोइन के तौर पे लिया गया, लेकिन कोई भी फॉर्मूला काम नहीं आया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी और वैसे ही कार्तिक सुमन की स्टार वैल्यू। बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? आई एम अ फेलियर डैड। ये रियलिस्टिक बेटा। देखो बेटा, तुम्हारी एक फिल्म की फेल्यूर तुम्हारी काबिलियत को खत्म नहीं कर सकती। बट डैड, मेरा करियर और आपका इतना सारा पैसा। कार्तिक, मेरा सिर्फ पैसा डूबा है, तुम्हारा या मेरा टैलेंट नहीं। We will strike back। हाँ बेटा, यह सच है कि मैंने डायरेक्शन छोड़ दी थी, लेकिन अब मैं तुम्हें रीलॉन्च करूंगा। और देखना बेटा, फिर एक बार ये बाप बेटे की जोड़ी इस इंडस्ट्री को हिलाकर रख देगी। अपने बेटे कार्तिक सुमन को रिलॉन्च करने के लिए रमेश सुमन ने पूरे जोर शोर से अगली फिल्म की तैयारी शुरू कर दी, ताकि खोई हुई इज्जत और पैसा दोनों वापस आ जाएं। लो, स्क्रिप्ट पढ़ लो। सर, आपकी स्क्रिप्ट मैं क्यों पढूं? आप फिल्म बना रहे हैं तो ऑब्वियसली फिल्म बहुत ही अच्छी होगी। लाइए, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती हूँ। और अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे पसंद नहीं आती, लेकिन मैं तो तुम्हें छोड़ने की बात तो नहीं करती। मैं कहां तुम्हें छोड़ना चाहता हूं, बस तुम्हारी आदतों से छुटकारा चाहता हूं। वेरी गुड शाट बेटा, वेरी गुड, वेल डन। सर 70% फिल्म पूरी हो गई है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ट्रायल रखवा लेते हैं, पहले बिक जाए तो अच्छा है। ठीक है, अगले हफ्ते की डेट फिक्स कर लेते हैं। यस सर। शूटिंग जोर शोर से चल रही थी, फिल्म के प्रमोशन की बात शुरू हो गई थी। एक डायरेक्टर के तौर पर रमेश सुमन का रेपुटेशन बहुत अच्छा था। डिस्ट्रीब्यूटर्स को पता था कि जब भी रमेश अपनी बेटी को लेकर फिल्म बनाते हैं तो फिल्म हिट हो जाती है। स्क्रिप्ट की वाह हो रही थी जो खुद रमेश ने लिखी थी, लेकिन जिंदगी की स्क्रिप्ट इतनी आसान कहाँ होती है। वाह रमेश जी वाह, क्या फिल्म बनाई आपने। मैं तो कहता हूं कि अब से अपनी फिल्म आप ही लिखिए और आप ही डायरेक्ट कीजिए। भाई मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं रमेश कि ये फिल्म कम से कम 200 करोड़ का बिजनेस करेगी। क्यों भाई? हर बार की तरह इस बार भी ओएसिस हमारा होगा।
आपके पैसे का पूरा इंटरेस्ट मैं दे दूंगा, लेकिन हर टेरिटरी की तरह ओवरसीज की भी बोली लगेगी। अब ये फिल्म हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए चलिए, आप लोग की मीटिंग। आइए बाहर आइए आप लोग। संतोष, तुम एक काम करो, इस ऑफिस के सारे फोन अपने कब्जे में ले लो। रोहन, सारे लोगों को लॉक करो और देखो इस ऑफिस का कोई भी स्टाफ बाहर जाना नहीं चाहिए। सर। अरे आप लोग सुनो नहीं, मीटिंग खत्म हो गई, चलिए बाहर। किसको फोन कर रहे हैं? पुलिस नहीं आएगी, सीबीआई का छापा पड़ा। मैं श्याम, सीबीआई ऑफिसर, स्पेशल ब्यूरो। अरे बैठिए रमेश जी, बैठिए। ऐसे चौंकिए मत मिस्टर रमेश। 5 साल पहले आपने एक टैक्स फ्रॉड किया था, जिस केस को आपने दबा दिया था। सीबीआई ने उसी केस को रीओपन किया और पूरी जांच पड़ताल के बाद सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को टैक्स चोरी में आप दोषी पाए गए हैं। आपके ऊपर बकाया टैक्स और ये फाइन मिलाकर 50 करोड़ रुपए बनते हैं। अब अगर आपको बचना है तो आपको 50 करोड़ रुपए का फाइन भरना ही होगा। फाइन न भरने की सूरत में आपकी सारी प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा। और फाइन न भरने की सूरत में आपकी फिल्म भी जब्त हो सकती है और जेल की सजा होगी वो अलग से। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैंने कोई घपला नहीं किया है। देखो सर, मेरी फिल्म रिलीज पर है। अगर इस वक्त थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा बेटा और मेरा परिवार, हम सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर फिल्म रिलीज नहीं हुई तो फाइनेंसर और डिस्ट्रीब्यूटर मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मेरे सर पर पहले ही बहुत कर्जा है। अगर ये फिल्म रिलीज नहीं हुई तो मैं कर्जे में पूरी तरह डूब जाऊंगा सर। हम तो सरकारी कर्मचारी, डिपार्टमेंट के ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। अब इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? नहीं सर, आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। देखिए सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, कुछ दिन के लिए, सिर्फ कुछ दिन के लिए ये फाइन टाल दीजिए। देखिए सर, मुझ पर यकीन कीजिए, अगर मैं ये फिल्म नहीं बनाता तो शायद मार्केट से पैसे लेकर मैं आपका ये फाइन भर देता। क्यों? फिल्म हमसे पूछकर बनाई थी आपने? आइटम नंबर, वॉयलेंस बेच बेच के अपनी तिजोरियां भर गए। जब देश और समाज का सवाल आता है तो कैंडल लाइट मार्च में खड़े होकर मीडिया के सामने इंटरव्यू देने लगते हो। इनकम टैक्स कौन तुम्हारा बाप भरेगा? सर प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं जानता हूं सर, आप लोग कुछ ना कुछ तो रास्ता जरूर निकालेंगे। मुझे बचा लीजिए फिर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। एक रास्ता है। कौन सा रास्ता है सर, बताइए ना, मैं जरूर कोशिश करूंगा। मिस्टर रमेश, आपका जितना पेनल्टी बनता है 10%, मतलब 5 करोड़ रुपए आप हमें दे दीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। 5 करोड़? सर, इतना पैसा मैं कहां से लाऊंगा सर? सारा पैसा तो मैंने फिल्म में लगा दिया है। देखिए सर, आप चाहे तो मेरा अकाउंट चेक कर सकते हैं, और इस वक्त मेरे पास सिर्फ 80 लाख रुपए है। ये देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर ने दिए हुए हैं।
चाहे तो ये आप ले सकते हैं। भीख दे रहे हैं? हमें कोई शौक नहीं आपसे पैसे मांगने का। फाइन भरिए और मामले को यही खत्म कीजिए। ऐसा मत कीजिए सर, मेरी मुसीबत समझने की थोड़ी तो कोशिश कीजिए सर, प्लीज। मिस्टर रमेश, अभी हम ये पैसे ले लेते हैं, बाकी के पैसों का इंतजाम आप आज रात तक कर दीजिएगा, वरना मजबूरन हमें आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो ना तो आपको अच्छी लगेगी और ना ही हमें। मैं कोशिश करूंगा सर। एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज। इस रेड के बारे में बाहर कुछ मत बता दीजिएगा सर, वरना मेरी फिल्म और मेरे फाइनेंसर और डिस्ट्रीब्यूटर उन्हें क्या जवाब दूंगा मैं। भाई कमाल है, फिल्में तो आप बड़े दिमाग लगा के बनाते हैं, यहां आप एक झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपको एक आइडिया देता हूं। अरे आप बोल दीजिएगा कि सीबीआई वालों की मॉक ड्रिल थी जो आपने अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए करवाई, इससे आपकी बदनामी नहीं होगी। वैसे सुना है कि सीबीआई का बड़ा अच्छा रोल है आपकी फिल्म में। इतना बड़ा आदमी है, मुझे तो लगा था कि हम फंस जाएंगे। अबे ऐसे कैसे फंसेंगे यार, वो झिग्गे की पूरी स्टडी की थी मैंने। श्याम ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं यार, रात तक किसी भी तरह पैसों का इंतजाम करेगा और हमें देगा, और फिर पैसे लेकर 2 दिन बाद हम लोग। रमेश को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जो लोग उस पर केस का दबाव डालकर सब कुछ जब्त हो जाने की धमकी दे रहे हैं वो सीबीआई के लोग नहीं बल्कि ठग थे। ये ठग इसीलिए कामयाब हो पाते हैं क्योंकि कुछ गलतियां हम भी करते हैं। कभी भी कोई किसी भी तरह की सरकारी या गैर सरकारी वजह दिखाकर हमसे पैसे ऐंठने की कोशिश करे तो सावधान हो जाइए। रिश्वत का सहारा लेकर आप सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि देश का भी नुकसान करते हैं। इंडियन पिनल कोड 171E के मुताबिक रिश्वत लेना या देना दोनों ही एक अपराध है, जिसके तहत अपराधी को 1 साल तक की सजा या फिर जुर्माना भरना पड़ सकता है, या फिर दोनों ही। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 सेक्शन 12 के मुताबिक दोषी को कम से कम 6 महीना या फिर 5 साल तक की भी सजा हो सकती है, और साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। हमेशा संबंधित सरकारी या गैर सरकारी दफ्तर में जाकर पूरी जानकारी लें, और अगर फाइन भरना हो तो बेझिझक भरें। अगर किसी कारण से भी आपके पास फाइन की रकम ना हो तो कोई भी संस्थान आपको एक मोहलत भी देती है। ऐसे झांसे में फंसने से सावधान रहें। लेकिन रमेश सुमन तो बड़ी ठगी का शिकार हो चुके थे, लिहाजा रिश्वत की रकम का इंतजाम करने के लिए उन्होंने फाइनेंसर्स का दरवाजा भी खटखटाया। सॉरी रमेश जी, इस वक्त मैंने एक बड़ी फिल्म में पैसा लगाया है, आई कैन नॉट अरेंज, आई एम सॉरी। रमेश जी, आपको पैसों की कहां कमी है? बस आप एक और इंटरेस्टिंग फिल्म बनाइए, पूरा का पूरा पैसा मैं लगाऊंगा। लेकिन इस बार जरा मुश्किल है। हाँ, अगर आपके पास कोई अच्छी ऑफर हो, यानी कुछ खरीदना या बेचना, तो जरूर बताइए। आपको तो मालूम है, मैं अभी बंगला खरीदा है, उसका लोन भी चुकाना है, इसलिए इस बार हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। क्या बात है, इतना घबराए हुए क्यों हैं? आप ही का ऑफिस है, हम तो बिन बुलाए मेहमान हैं। आइए बैठिए बैठिए।
इत्मीनान से बैठिए और बताइए आगे का क्या प्लान है। सॉरी सर, पूरे पैसे का बंदोबस्त तो नहीं कर पाया मैं, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की सर। तो फिर ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, कल से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज सिर्फ एक दिन की सहूलियत और दीजिए सर। मैं कैसे भी करके बाकी के पैसे वापस ला के दे दूंगा सर। अब जितने भी मेरे पास है वो ले लीजिए। कितने पैसे? 1 करोड़। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हम क्या आपसे भीख मांग रहे हैं? नहीं चाहिए आपके पैसे, रखिए। सर प्लीज मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ी मोहलत दीजिए। मैं अपने बेटे और बीवी के अकाउंट में से लाकर दे रहा हूं। प्लीज सर थोड़ा समय और दीजिए। कल तक का दिन बस, अगर कल नहीं हुआ तो आपकी फिल्म जब्त, ऑफिस और सारे अकाउंट सील, क्योंकि आपकी वाइफ और बेटा इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो उन्हें भी जेल होगी। फैसला आप पर है। रमेश जी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, अगर आपके पास कुछ रखने के लिए है तो बोलिए। ये लीजिए मेरे एक बंगलों के पेपर्स। इस तरह मुझे फोन करना बंद करो, नहीं तो मुझे दूसरे तरीके अपनाने आते हैं, समझे? साइलेंस। रोल कैमरा एक्शन। प्रिया बस 2 दिन की तो बात है, मैं बस यूं गया और यूं आया। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। दिस वीकेंड प्रॉमिस, मैं और तुम लोनावला। ओके। देखिए बात बहुत ऊपर तक पहुंच गई है, केस बिगड़ने के पूरे चांस है। हाँ लंच ब्रेक। इधर आइए आप लोग यहाँ। ये लीजिए, इसे खोल के देख लीजिए और पढ़ लीजिए, बाकी सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, हमारे ऊपर सरकार है, कानून है, जितना हमसे बन सका हमने आपको मोहलत दी, लेकिन अब बहुत मुश्किल है। देखिए 2 करोड़ का इंतजाम हो चुका है, मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए। देखिए श्याम सर ने सिर्फ कल तक की मोहलत दी है, अगर पैसे मिले तो ठीक है, वरना आप काफी समझदार मालूम पड़ते हैं। सीबीआई, चलिए बाहर निकले। वी आर फ्रॉम सीबीआई, जिस आप अंदर ही बैठिए। चलिए। मिस्टर रमेश, हमने आपको 1 दिन की मोहलत दी थी, लेकिन पैसे अभी तक मिले नहीं। अब मजबूरन हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा और आपकी प्रॉपर्टी को सील करना होगा। सर प्लीज प्लीज मुझ पर यकीन कीजिए सर, वाकई मेरे पास कुछ भी नहीं है सर, सब कुछ गिरवी रखा हुआ है। सर प्लीज मुझे गिरफ्तार मत कीजिए, मेरा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा सर, प्लीज प्लीज।
ठीक है, अभी तो हम किसी भी तरह इस रिपोर्ट को रोक लेते हैं, लेकिन हाँ, अगर कल सुबह 10 बजे से पहले हमें पैसे नहीं मिले तो आपकी फिल्म जब्त होगी और आपकी प्रॉपर्टी सील होगी। अगर कल सुबह 10 बजे से पहले हमें पैसे नहीं मिले तो आपकी फिल्म जब्त होगी और आपकी प्रॉपर्टी सील होगी। बुरी तरह से टूट गए थे रमेश सुमन। कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था उन्हें। शायद इसीलिए उन्होंने मौत को गले लगाना ही बेहतर समझा। वो तो ऐन मौके पर कार्तिक आ गया और उसने अपने पिता के सामने वही बातें दोहराई जो कुछ ही दिनों पहले रमेश ने उससे कही थी। बेटे के समझाने पर रमेश का हौसला बढ़ा और उन्होंने सीबीआई की मुंबई ब्रांच के सीनियर मोस्ट ऑफिसर से बात करने का निश्चय किया। आप लोगों को कहानियां दिखाते हैं, लेकिन लगता है इस बार आप खुद कहानी का किरदार बन गए हैं। मतलब किसी ने कहानी सुनाकर लूट लिया है आपको। यू हैव बीन कॉन। आपके नाम से कोई केस ओपन नहीं हुआ है, आपको बेवकूफ बनाया गया है। तो वो हमारे 3 करोड़ 80 लाख रुपए चूना लग गया। आपको 3 करोड़ 80 लाख का चूना लग गया मिस्टर रमेश। और ऐसे 6 केसेस हुए। रमेश जी एक बात बताइए, जिस नंबर से आपको कॉल आता था वो जरा नंबर दिखाइए मुझे। सलामी साले, सिम निकाल के फेंक दिया सर। आपके ऑफिस में सिक्योरिटी कैमरास तो लगे होंगे। एक मशीन दे, पीछे ले। हाँ, लेकर। हाँ, जूम करना, जूम कर। एक मिनट। क्या हुआ तनेजा? इससे जानता हूं सर मैं। 5 साल पहले जब मेरी दिल्ली में पोस्टिंग थी ना, इसको पकड़ा था मैंने। बहुत बड़ा ठग है ये, श्याम नाम है इसका। लगता है सर ये दिल्ली छोड़कर मुंबई आ गया है। 2 साल की जेल भी करके आया। Are you sure? I'm 100% श्योर सर। तो दिल्ली ब्यूरो फोन करके इसकी डिटेल्स पता करो। सर, जिस नंबर से रमेश जी को फोन किया जा रहा था वो नंबर अबरार अहमद का नाम पे रजिस्टर है और वो पानीपत का है सर। So what are you waiting for? जाइए पानीपत और उसे अरेस्ट करके लाइए, कुछ तो पता चले। सर वो 5 साल पहले मर चुका है और अभी 2 महीने पहले नकली पेपर्स दिखाकर उस नंबर को खरीदा गया है सर। एक बात बता, शाम के घर गया था? जी सर, शाम और उसकी फैमिली दिल्ली के अपने मकान को बेचकर कहीं दूर चले गए। यहां तक कि उसके कोई रिश्तेदारों का भी आता पता नहीं है सर। इंडियन पिनल कोड 1860 468 के तहत
फॉर्जरी फॉर पर्पस ऑफ चीटिंग के मुताबिक गुनहगार को 7 साल तक की सजा और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई। राघवन और तनुजा ने अपने इन्फॉर्मर्स को भी टटोल लिया, लेकिन सुराग का कोई सिरा उनके हाथ नहीं लग रहा था। तनुजा को पक्का यकीन था कि श्याम वही आदमी है जिसे उसने सालों पहले दिल्ली में पकड़ा था, लेकिन कोई भी सुराग नहीं। आखिर ये ठग गए कहां? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बहुत पार्टी मुझे खबर मिली है वो लोग सीबीआई के ऑफिस तक पहुंच गए। सीबीआई वाले हमें कुत्तों की तरह चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। अब कोई भी यहां से कम 1 हफ्ते तक बाहर नहीं निकलेगा, समझे? किधर? अरे तू सुधरेगा नहीं, चल साइड में जाओ। उधर एक फोन बस, उधर साइड में जाओ। इधर हाँ जान, पहचानी? ओह शट अप! है कौन तू? और अपना नाम क्यों नहीं बताते? इतने दिनों से मुझे फोन कर करके तंग करके रख दिया है। जान, नाम जान कर क्या करोगी? मेरा काम देखोगी ना तो दीवानी हो जाओगी। What? Just shut up, okay? क्या हो गया ना? किस पर चिल्ला रही थी? देखिए ना सर, कितनी परेशान हो गई हूँ मैं। पता नहीं इतने दिनों से मुझे फोन कौन कर रहा है, और ऊपर से तू टॉप एट ऑल इतनी गंदी गंदी बातें बोलता है। And I can't even go to the police. You know how the media is. हंगामा क्रिएट करके रख देंगे। I don't want that. मेरे पास एक रास्ता है। What, sir? आप जैसी पब्लिक फिगर से तो सभी बात करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा काम कोई सरफिरा ही कर सकता है। आप उसका नंबर हमें बता दीजिए, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। सर, ये आउट ऑफ रीच सर। पता करो किसका नंबर है। सर, मेरे केस का क्या हुआ? हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है सर। सर, एक बात कहनी थी आपसे। जो नंबर मैंने अभी आपको दिया है, उस नंबर से मुझे कल से कई बार फोन आ रहे हैं, लेकिन हालांकि इससे पहले एक और भी नंबर है जहां से मुझे कई बार फोन आते थे, जो मैंने सेव किया है ऑब्वियसली, और ताकि मैं दोबारा उसे उठाऊं नहीं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। नंबर है? जी जी, ये रहा। रमेश जी, जिस नंबर से आपका फोन आता था वो नंबर है भी आपके पास? हाँ, देखिए। क्या सोच रहे हो तनेजा? अजीब इत्तेफाक है सर। ये देखिए, जिस नंबर से गहना को फोन आया करता था उसी नंबर से रमेश को भी फोन आया करता था। ये नंबर एक ही है, तो जाहिर है कि आदमी भी एक ही होगा। हेलो। हाँ मैडम जी, कोई देखा आपको? 3 बजे का वक्त दिया था, अब 6 बज चुके हैं। मुझे लगता वो आने वाला। लगता है सालों को मालूम पड़ गया है
एक काम करो, आप निकलो, मैं कोई दूसरा प्लान सोचता हूँ। हेलो। सीबीआई को बुलवाकर हमको पकड़वाना चाहती है। अपने आप को बहुत ज्यादा शाणी समझती है, हैं? तेरे से तो मैं मिलूंगा, अब तू संभल। हेलो हेलो। जी ज्ञाना जी, आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, आपका केस अब सीबीआई के हाथ में है। हाँ, हम कैसे भी करके उनको पकड़ लेंगे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। सर, आपके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मैंने पिछले 2 सालों में हुई फेक सीबीआई रेड को स्टडी किया। मुझे ऐसा लगता है कि इनका रेड का पैटर्न एक जैसा लगता है। और वो क्या है? सर, हम जहां भी रेड मारना चाहते हैं, हम मतलब सीबीआई ऑफिसर्स ऑल ओवर इंडिया, उसके 1 या 2 दिन पहले ये लोग अपनी फेक रेड मार देते हैं। कुछ तो कनेक्शन जरूर है सर। सर, इन चूहों को बिल से निकालने का मेरे पास एक बहुत ही अच्छा तरीका है। शर्मा जी, आपके लिए लेटर है। मैडम, आपके लिए लेटर है। शर्मा जी तो नहीं है सर। क्या है सर? मैंने आज तक आपको या ऑफिस में किसी को भी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया, और आप लोगों ने मुझ पर इतना गंदा इल्जाम लगाकर मुझे नौकरी से निकाल दिया। नहीं सर, मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं कोर्ट तक जाऊंगी। सुरेखा जी प्लीज, आप बिल्कुल भी इसको पर्सनली मत लीजिए, ये हमने एक मकसद के तहत किया था। आप इस बारे में ये लेटर मुझे दे दीजिए, और आप, आई रिक्वेस्ट यू कि आप बाहर इस बारे में किसी से कोई बात ना करें। तो फिर ये है कौन जो इंफॉर्मेशन उन कॉनवेंट को दे रहा है? विला सर, आपके लिए एक लेटर है। हाँ बोल, क्या खबर है? 2 दिन बाद जगजीवन दास ज्वेलर्स की दुकान में रेड हो गई। गुड, हम कल ही पहुंच जाते हैं सीबीआई का काम आसान करने के लिए। सावधान रहना। अबे सावधानी डरपोक लोग बरतते हैं, और हम लोग डरपोक नहीं है, समझा? ठीक है। ये मेरी गलती है, लालच में आ गया था साहिब। सीबीआई जाल बिछा चुकी थी। राघवन जगजीवन दास के वेश में दुकान में बैठे थे। शिंदे सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर दरवाजे पर पहरा दे रहा था। विलास सुनार के वेश में दुकान में बैठा था, और तनेजा सबके पीछे, ताकि जरूरत पड़ने पर हमला बोला जा सके। सीबीआई के बाकी लोग चारों तरफ वेश बदलकर खड़े थे। बिसात बिछ चुकी थी, बस इंतजार था कि कब खेल शुरू होगा। दोपहर के करीबन 4 बजे एक स्कॉर्पियो आकर रुकी, जिसमें सवार थे श्याम और उसके साथी। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें पकड़ने के लिए सीबीआई अपना जाल बिछा चुकी है।
शिंदे, शिंदे ये नहीं, पीछे भागो। रमेश सुमन की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए और सीबीआई की मदद से उनको उनके पैसे भी मिल गए, क्योंकि वक्त रहते वो सही रास्ते पे चल पड़े। पर ज्यादातर केसेस में ऐसा होता नहीं है, इसलिए सावधान रहें। ये ठग आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। कभी भी रिश्वत का सहारा ना लें और याद रखें, जो पैसा आप फाइन, टैक्स या ऐसी किसी भी सूरत में सरकार को देते हैं, वो देश और जन कल्याण के काम में ही आता है। आपका पैसा सुविधा बनकर आपके पास लौट कर आता है। ईमानदारी से जिएं और सुरक्षित रहें। किसी भी तरह का शक किसी पर भी हो तो तुरंत उसकी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर दे दें। इंडियन पिनल कोड 419 के तहत पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन के मुताबिक गुनहगार को 3 साल तक की सजा फाइन के साथ होती है। लेकिन हमारी सुरक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमें भी सजग और सतर्क रहना होगा, तभी समाज सुरक्षित रहेगा। होशियार रहें, सावधान रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान